सोचिए जरा, एक ऐसी न्याय व्यवस्था के बारे में जो आज की अदालतों के बनने से सदियों पहले से चली आ रही थी, लेकिन जिसकी बातें आज भी उतनी ही काम की हैं। आज हम भारत की उरांव जनजाति की इसी अनोखी विरासत पढ़ा पंचायत की दुनिया में चलने वाले हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक पंचायत नहीं है, बल्कि स्वशासन का एक कमाल का मॉडल है। उरांव समाज की पूरी फिलॉसफी आप कह सकते हैं इसी एक लाइन में छिपी हुई है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि शक्तियों के बंटवारे का एक बेहतरीन फॉर्मूला है। मतलब एक तरफ धर्म और आस्था, तो दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों अलग अलग, लेकिन फिर भी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए। चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस असल में जमीन पर काम कैसे करता था। तो ये जो पढ़ा पंचायत है ना, ये कोई एक अकेली संस्था नहीं थी। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए, जिसके 3 लेवल थे, 3 परतें थीं। ये एक पूरा नेटवर्क था जो गांव की जड़ों से शुरू होता था और न्याय के शिखर तक पहुंचता था। आइए इस पिरामिड की सबसे निचली परत यानी इसकी नींव से ही अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। इस पूरी व्यवस्था की जड़, इसकी नींव, वो है गांव। हर कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ग्राम पंचायत ही वो पहली सीढ़ी थी जहां समुदाय के लोग अपने छोटे बड़े मसलों को सुलझाने के लिए एक साथ बैठते थे। यहाँ पर ना शक्तियों का एक कमाल का बंटवारा देखने को मिलता है। गांव के 2 मेन पिलर थे, महातो और पाहन। महातो गांव के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो जमीन के झगड़ों से लेकर रोजमर्रा के मामलों को सुलझाते थे। और दूसरी तरफ थे पाहन, जो गांव के आध्यात्मिक गुरु थे, जो पूजा पाठ और त्योहारों को देखते थे। मतलब एक गांव की व्यवस्था देख रहा था, तो दूसरा उसकी आत्मा का ख्याल रख रहा था। दोनों का तालमेल ही गांव के सुकून की चाबी था। और ये कोई ऐसी वैसी सभा नहीं थी जिसमें कुछ ही लोग फैसला ले ले। नहीं, परिषद में गांव के हर खानदान या वंश के बुजुर्ग शामिल होते थे, ताकि किसी की भी आवाज अनसुनी ना रह जाए। इन नेताओं को उनके काम के बदले में सैलरी की जगह जमीन दी जाती थी, जिसे महतोई और पहनाई भूमि कहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पंचायत का दर्जा समाज में भगवान के ठीक बाद आता था। उसका फैसला मतलब पत्थर की लकीर। लेकिन सोचिए, क्या होता होगा जब कोई झगड़ा इतना बढ़ जाए कि गांव में सुलझ ही ना पाए, या जब गांव का फैसला किसी एक पक्ष को मंजूर ना हो। तब मामला जाता था अगले लेवल पर, यानी पढ़ा पंचायत के पास, जो 1-2 नहीं बल्कि कई गांवों का एक शक्तिशाली ग्रुप हुआ करता था। तो यहाँ आकर ना इस सिस्टम का स्केल एकदम से बड़ा हो जाता है। एक पढ़ा में 7, 12, 21 या कभी-कभी तो 22 गांवों तक शामिल होते थे। सोचिए, ये सिर्फ गांव का एक ग्रुप नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्रीय इकाई थी, जिसकी अपनी सरकार और अपनी पहचान थी। और इस ग्रुप का जो हेड था, उसे कहते थे पढ़ा राजा। उसकी अदालत में वो मामले आते थे जो या तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे या फिर 2 गांवों के बीच के झड़े होते थे। वो एक तरह से उस पूरे इलाके का चीफ जस्टिस था। और हाँ, पढ़ा राजा ये सब अकेले नहीं करता था। उसके पास अपनी एक पूरी टीम थी, एक कैबिनेट समझिए। दीवान था जो चीफ जस्टिस की तरह सलाह देता। मंत्री था जो राजा का सलाहकार था। पड़भरा था जो सारी बैठकों का इंतजाम करता था। और कोटवार जो दूत बनकर राजा के फैसलों को गांव-गांव तक पहुंचाता और उन्हें लागू करवाता था। मतलब एक पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी। अब हम पहुंचते हैं इस पूरे न्याय के सिस्टम के टॉप पर, सबसे ऊंची अदालत पर, अंतर पढ़ा पंचायत। ये न्याय का आखिरी पड़ाव था, वो जगह जहां सबसे पेचीदा और गंभीर मामले फैसले के लिए आते थे। और इस सबसे बड़ी पंचायत का जो मुखिया था, वो था पढ़ा दीवान। उसका पद सभी पढ़ा राजाओं से भी ऊपर था। वो सिर्फ एक इलाके का नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरी उरांव जनजाति का मुख्य न्यायाधीश था। उसका अधिकार सबसे बड़ा था। तो अंतर पढ़ा पंचायत को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे आज के सुप्रीम कोर्ट की तरह देखना। ये अपील की आखिरी अदालत थी। अगर कोई मामला पढ़ा राजा के लेवल पर भी नहीं सुलझ पाता था, तो उसे यहाँ लाया जाता था और यहाँ का जो भी फैसला होता था वो आखिरी माना जाता था। अच्छा, तो हमने तीनों लेवल देख लिए, गांव, पढ़ा और अंतर पढ़ा। पर ये असल में एक साथ काम कैसे करते थे? चलिए एक विवाद का सफर देखते हैं और समझते हैं कि न्याय की ये सीढ़ी कोई कैसे चढ़ता था। मान लीजिए कोई झगड़ा शुरू हुआ, तो सबसे पहला स्टॉप होता था गांव की पंचायत, जहां उसे सुलझाने की कोशिश होती। अगर वहां बात नहीं बनी तो मामला अपील के तौर पर पढ़ा पंचायत में पहुंचता।
और अगर वहां भी समाधान नहीं मिला तो न्याय का आखिरी दरवाजा था अंतर पढ़ा पंचायत। ये एक बिल्कुल साफ और सिस्टमैटिक रास्ता था जहां हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता था। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस पूरे सिस्टम का मकसद सिर्फ सजा देना था ही नहीं, असली मकसद था समाज में सद्भाव को वापस लाना, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। इसीलिए दंड भी ऐसे होते थे जो समुदाय को फिर से एक कर सकें, जैसे कि जुर्माना लगा देना, कुछ समय के लिए सामाजिक बहिष्कार कर देना या फिर प्रायश्चित के तौर पर कोई बलि करवाना। और यहीं आकर हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं। आज के ज़माने में जब हमारे मॉडर्न कोर्ट्स केस के बोझ तले दबे हुए हैं, तो क्या पढ़ा पंचायत जैसे पुराने सिस्टम हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं? क्या कम्युनिटी पर आधारित न्याय और सुलह पर जोर देना ही भविष्य का रास्ता है? ये सवाल आज पहले से कहीं ज़्यादा मायने रखता है।